मुक्तासारख्या अशा अनेक पाखरं ज्यांनी घडवली. सावित्रीबाईंनी स्त्रीमुक्तीची चळवळ उठवली आणि त्याचमुळं आज आपण सगळे इतक्या मुक्तपणे जगत आहोत. त्या सावित्रीबाईला, त्या साऊला आठवूया, तिची आठवण काढत तिच्या मार्गाने चालूया म्हणून शाहीर लिहितात. कलेक्टिवली ये लड़ाई लड़नी होगी और जो लोग प्रोग्रेसिव थॉट वाले हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, तभी हम इस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सुधार पाएंगे. और ये लड़ाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर जाए, क्योंकि ये लड़ाई यूनिवर्सिटीज़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. ये लड़ाई लोगों के रियल मटेरियल कंडीशन में बॉइल डाउन होनी चाहिए. पिछले 2 महीनों से पूरे देश में यूजीसी समता रेगुलेशन को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं. एक तरफ जनरल कैटेगरी के छात्र इन गाइडलाइंस को काला कानून बुला रहे हैं. खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में रोड प्रदर्शन चल रहा है. स्वर्ण समाज इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है. स्वर्ण के न्याय में राष्ट्रवादी करनी सेना मैदान में. The Savarna protest against UGC regulations on one hand and the movement for Rohit Act at HCU, JNU and other universities on the other is a fight over who belongs in the university. सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी. My name is Rohit Vemula. I came from Guntur. My social background, I'm a Dalit coming from Guntur district, and I have been a student of University of Hyderabad from 2010, and now I'm doing PhD in social science department school. And then recently the university has taken a decision to suspend 5 Dalit students, and they have expelled us from the hostel premises, and they have said that the notice which we got served says that our presence in public places and our presence in hostel premises and administration building can be treated as criminal acts. Rohit Vemula Hyderabad Central University में PhD student थे. He was admitted into the university as a general category student. He was also awarded the prestigious UGC fellowship with a monthly stipend of 25,000 rupees. I came to university in 2010 as a student of MSc Biotechnology, and I have changed my subject to sociology because I wanted to be, because of my passion towards the social science and social aspects, and I have got a JRF, and with my JRF I got a seat in general category in social sciences school. लेकिन जुलाई 2015 में यूनिवर्सिटी ने उनका स्टाइपेंड रोक दिया. इसकी वजह थी कि रोहित अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक लीडर थे. एएसए एक छात्र संगठन है जो कैंपस में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाता है. फिर अगस्त 2015 में एएसए और एबीवीपी लीडर्स के बीच एक झगड़ा हुआ. प्रोक्टोरियल बोर्ड की इंक्वायरी में पता चला कि 3 अगस्त की रात को दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच बहस चली, लेकिन मारपीट का कोई सबूत नहीं था. मैटर एक अपॉलॉजी लेटर से रिजॉल्व हो गया. लेकिन एबीवीपी के छात्र मामले को तो यूं ही छोड़ने वाले थे नहीं. अपमान का बदला लेने के लिए वो सीधा भाजपा नेता बंदरू दत्तात्रेय के पास गए. पत्र में लिखा कि एएसए जातिवादी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है. इधर से बात सीधा ऊपर तक गई और दत्तात्रेय ने लेटर को यूनियन एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के सामने रख दिया. फिर क्या ही बचा था. प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अपनी ही फाइंडिंग्स को नजरअंदाज कर 5 दलित छात्र दोनता प्रशांत, विजय कुमार, सेसैया चेमुदुगुट्टा, वेल्लुपुल्ला सुनकन्ना और रोहित वेम्युला को सस्पेंड कर दिया. एएसए की जंग जारी रही. छात्रों ने यूनिवर्सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में कैंप बसा दिया. इसी वेलीवाड़ा में रोहित ने अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की. My spat with ABP is not a new one.
In 2012, ABP has filed a case against me in Chandangarh police station where I was detained in the police station for 2 days. एएसए स्टूडेंट्स के अनजस्ट सस्पेंशन के बाद यूनिवर्सिटी ने उनका बहिष्कार कर दिया। उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया, लाइब्रेरी में पैर रखने से मना कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन और एबीवीपी से घोर जातिवादिक अपमान सहना पड़ा। साथ ही साथ रोहित के सस्पेंशन के बाद उनके परिवार को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अब तक घर के खर्चे ज़्यादातर रोहित ही संभाल रहे थे, लेकिन स्टाइपेंड को रोके जाने से एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इनकम भी चला गया। On 17th January 2016, Rohit Vemula was found hanging from a banner of the Ambedkar Students Association in room 207 of the Hyderabad Central University Hostel. He was 26 years old. जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। కులాన్ని గురించేసి ఈ పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేయటం, దీని ఎంక్వైరీ చేసేసి చాలా 5-6 గంటలు అట్లాగా 4 గంటల పైన మా అమ్మని అది పెంచుకున్న అమ్మని అట్లాగే ఇబ్బంది పెట్టేసి చేస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆమె కూడా చనిపోయారు. ఇక్కడ నా కొడుకు చనిపోయాడు, మా అమ్మ చనిపోయింది. మా కుటుంబంలో ఇంకెంతమంది చనిపోయిన దాకా న్యాయం జరగదా? ఇంకెంతమంది చనిపోవాలి? Rohit Vemula does not want identities to take primacy in this world. Instead, humanity should take the primacy in this world. Now, what happened after our arrest? Electricity cut down, mess cut down, water cut down. What happened later? There is a flourishing humanity that has come from outside, not from inside. There are neighboring residents who have said, we will open homes for your students. We will offer food for your students. It is a signal of humanity that has come after Justice for Rohit Vemula incident. I think this credit must go to each and every student who has taken part in this Justice for Rohit Vemula movement. Today, I would see this movement not as a movement between castes, but between a group of people who are supporting casteism and between a group of people who want to annihilate caste. This is a movement for annihilation of caste, where for the first time, all students, irrespective of caste, class, creed, have come together and are talking against caste. Malcolm Zinda, Zinda hai. Ambedkar Zinda, Zinda hai. Periyar Zinda, Zinda hai. Savitri Zinda, Zinda hai. To Rohit Zinda, Zinda hai. Prime Minister Narendra Modi, when he was at Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar University, he said that इस भारत में एक बेटे को भारत माँ ने एक बेटे को खो दिया. He said that India has lost her son. But we have another question to be put before Modi ji. If India has lost her son, the same son was branded as anti-national. The same son was branded as casteist because he was fighting against casteism.
हर साल याद करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी में उनके एक कलेक्टिव मेमोरी में रहे कि हमारे साथ तमाम SC ST OBC बैकग्राउंड से आने वाले छात्र पढ़ते हैं और उनका एक कलेक्टिव मेमोरी है कि इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म इज़ ए रियल थिंग। वो उनके साथ होता है। स्टूडेंट्स के साथ नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है PhD में। प्रोफेसर उनको एक नंबर 2 नंबर देता है। प्रोफेसर उनसे अपने बैग उठवाता है। प्रोफेसर उनको प्रोजेक्ट्स नहीं देते हैं और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के दबाव में जो है दलित, आदिवासी और बहुत हद तक OBC छात्र और मुसलमान छात्र भी खुद सुसाइड कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा खुद बताता है कैसे 2019 और 2023 के बीच केवल IIT, एम्स और NITs में ही 66 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली, जिनमें से 55% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे। And UGC's data reports that the complaints of caste-based discrimination in universities jumped 118.4% from 2019 to 2023. देखा कि JNU में देखा कि किस तरह लाइब्रेरी के दीवार पर इस तरह की बातें लिखी थी कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो। उसके बाद जो मनीषा वाइस प्रेसिडेंट रही JNUSU की, वो भी दलित समाज से आती है। उनको पिछले साल कहा गया ओपनली ABVP के द्वारा कि आप कोटा से आते हो, आपकी औकात नहीं है हमसे बात करने की। तो जो इस तरह का रैम्पेंट कास्टिज्म है जो ना सिर्फ JNU में, HCU में या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हाईलाइट हो जाता है या रजिस्टर हो जाता है, ना कि सिर्फ वहाँ है बल्कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं IIT से लेके IIT बॉम्बे और जिसको भी हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोलते हैं, उनमें बहुजन छात्रों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। While overt forms of caste violence are recognized by the SC/ST Prevention of Atrocities Act, access to justice for Dalits and Adivasis is still denied at every step. पहले तो पुलिस ऑफिसर कंप्लेन रजिस्टर करने से ही इनकार कर देते हैं क्योंकि वो खुद अक्सर सवर्ण अपराधी के जेब में बैठे हैं। अगर सामाजिक दबाव के कारण पुलिस को केस रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया जाता भी है तो इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होती है और सबूत जादुई रूप में गायब हो जाते हैं। इसी बीच अगर अपराधी को हिरासत में नहीं लिया गया तो उनकी सोशल पावर और इन्फ्लुएंस के चलते विटनेसेस को डराया जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बदला लेने के लिए अपराधी विक्टिम के खिलाफ नकली काउंटर केस फाइल कर देते हैं। अगर गलती से अट्रॉसिटी केस ट्रायल कोर्ट तक पहुंच भी जाए, then the upper caste prosecutor has no incentive in serving speedy justice, and the upper caste judge will often deny the crime was committed because of the caste of the victim. This is why even as the cases of SC/ST atrocities have gone up, the conviction rate remains abysmally low. So there was a need for a proactive civil law जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को कैंपस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करे और संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को अमल करे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2012 में गाइडलाइंस इशू किए थे विच प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क टू कर्ब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस। लेकिन क्योंकि ये रिकमेंडेशंस है, लॉ नहीं, इन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसी के चलते तमाम राज्यों के स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स, लॉयर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज करके कैंपेन फॉर रोहित एक्ट खड़ा किया। रिसर्च, एक्टिविस्ट और एडवोकेसी टीम्स ने राधिका अम्मा के साथ मिलकर एक लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जिसे नाम दिया रोहित एक्ट। ये ड्राफ्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को क्लियरली डिफाइन करता है। विक्टिम और विटनेसेस के सोशल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लेंट और इंक्वायरी प्रोसीजर ले डाउन करता है और यूनिवर्सिटीज़ की ड्यूटीज़ को क्लियरली आर्टिकुलेट करता है ताकि एक्ट ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सके। फरवरी 2026 को कर्नाटका स्टेट कैबिनेट ने ड्राफ्ट रोहित बिल को अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी तक पास नहीं किया। बाकी राज्यों में भी रोहित एक्ट की लड़ाई जारी है। Constantly, people are the Dalit Bahujan Adivasi students are made to feel that they don't belong here, and it's not just something ideologically done कि they are told that you don't belong here, they are told that they're excluded from the space. They are systematically like pushed out of these spaces to the point that they have to take their own lives, and that is something that we saw with Rohit, and that is something that's happening. Like we see that now 118% increase हुआ है in student suicides, and this is something that
is not going to change in any way by, again, within the constitutional framework. The UGC guidelines is something that the government had to do, like they were pushed to do because of the rising dissent and the struggle for the sharpening contradictions, as we say. But again, Rohit Act is the demand at the end of the day, that as long as we are functioning under this Brahminical, unless this Brahminical social order isn't overthrown, we have to ensure that education is accessible, because that education is the way that we do attain the knowledge for our liberation. And again, that is what the fight for Rohit Act stands for. दगड मारा सीलून सारा, दगड मारा सोसून सारा, स्त्री शिक्षणाचा उठवितनारा, देही मनी होती नेकी. आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या सिक्योरिटी रेगुलेशन लाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो खैरात थी, गवर्नमेंट ने बोला आप ले आए. उसके पीछे जो राधिका अम्मा है, जो रोहित वेमुला की माँ, उनका संघर्ष रहा है. और जो पायल तडवी की मदर हैं, आबिदा तडवी, उन्होंने संघर्ष किया है कि तमाम इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ एक मजबूत गाइडलाइंस होनी चाहिए. उसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेके आया गया था. संघर्षाच्या वाटेवरती चालणार आम्ही माय, अडवयेव कोणी थांबणार नाही माय, किंवा समतेचा घेसकी. आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्रीच्या लेकी, आम्ही सावित्री. 2019 में राधिका वेमुला और आबिदा तडवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया था. उनकी मांग थी कि सभी यूनिवर्सिटीज में 2012 की UGC गाइडलाइंस को मैंडेटरी बनाया जाए और बाकायदा एनफोर्स किया जाए. 2025 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को ऑर्डर दिया कि वो अपनी गाइडलाइंस रिवाइज करे. और अब हम फाइनली आते हैं जनवरी 13, 2026, जब UGC ने अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाली. अगले ही दिन गाइडलाइंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. तो आखिर इन नई गाइडलाइंस में ऐसा क्या है कि पूरा सवर्ण समाज सड़क पर आ गया? कानूनी तौर पे कुछ ज्यादा है नहीं. एक अच्छा बदलाव आया है कि यूनिवर्सिटीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के फंक्शंस और पावर्स को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए और केसेस रिजॉल्व करने के लिए क्लियर डेडलाइंस और अपील सिस्टम्स के प्रोविजंस ऐड किए हैं. लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में होने वाले अत्याचार, हरासमेंट और विक्टिमाइजेशंस की डेफिनेशंस और डिटेल्स जो 2012 के रेगुलेशंस में मौजूद थे, उनको पूरी तरह हटा दिया गया है. इससे यूनिफॉर्मिटी पर असर पड़ेगा और अब सभी इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे. The objections raised by the protesters are largely manufactured. उनका कहना है कि ये काले कानून कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC, ST और OBC तक सीमित रखते हैं. तो जनरल कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या? अब ये रिवर्स कास्टिज्म का दावा सुनने में थोड़ा एहिस्टोरिकल लगता है, अजीबोगरीब लगता है, लेकिन टेक्निकली भी ये दावा गलत है. Rule 3E applies broadly to any individual, so an upper caste person can in fact seek redressal under these guidelines. अगला एतराज है कि एक्विटी कमेटी में स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और महिलाओं की मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. इसमें भी प्रॉब्लम है कि जनरल कास्ट की रिप्रेजेंटेशन का क्या? लेकिन नियम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जनरल कास्ट के लोग समिति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. अगर एक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा और उसमें 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर बैठेंगे, तो अगर आप सरकार के आंकड़े देखें तो ये साफ हो जाएगा कि इस कमेटी में सवर्ण समाज से ही लोग आने वाले हैं. लुक एट दिस डेटा. In 45 central universities across India, only one vice chancellor belongs to the SC community.
only one Vice Chancellor belongs to the ST community and only 5 VCs belong to the OBC community. If we see the proportion of professors by caste, only 7% belong to SC community, 1.6% to the ST community, and only 4% to the OBC community. But despite these baseless objections, a petition was filed and urgently listed before the Supreme Court. On January 29th, the court stayed the application of the guidelines. बताएं, वही बेंच जिसने सितंबर में यूजीसी को बोला था कि गाइडलाइंस लागू करो, अब जनवरी में आके उन्हीं गाइडलाइंस पे स्टे लगा रही है। समाज ऐसा नहीं है, आप आँख खोल के समाज को देखिए, किस तरह दलितों के साथ मारपिटाई होती है, किस तरह एक इमीडिएट और जो इमीडिएट जिस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता है जो सवर्णों का जो भी मुद्दा होता है, और दलितों के मुद्दे सालों साल अटके रहते हैं, बहुजन समाज के मुद्दे सालों साल अटके रहते हैं, महिलाओं के मुद्दे सालों साल अटके रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तबका है अपर कास्ट का, उसका मुद्दा आज रात को आएगा, कल तक उस पर रेजोल्यूशन आ जाएगा। तो एक हमें स्ट्रक्चर को भी समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से ये स्ट्रक्चरली डिज़ाइंड चीज़ें हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी में 200 परिवार है जो रूल कर रहे हैं। उसमें अभी रिसेंटली जो CGI बने थे, एक दलित CGI बने थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया। तो एक CGI के ऊपर जब जूता फेंका जा सकता है, मेरी क्या औकात है? मैं तो एक PhD स्कॉलर हूँ JNU में, और वो भी ना होता अगर मुझे कोई नॉट फाउंड सुटेबल कर देता तो। हमारी ये लड़ाई चल रही कि हम जो हम रोहित एक्ट की बात करें या UGC इक्विटी रेगुलेशन की जो लड़ाई की बात करें, उसको हम इस कैंपस से निकाल कर बाहर लेके जाएं। तो आज जैसे आप लोग मार्च अभी देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का कॉल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो वो इसी बात के लिए है कि जो हमारा ये रोहित एक्ट को लेके मूवमेंट है, हमें उसको इस कैंपस से निकाल कर बाहर लेके जाना है, ताकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ उस मूवमेंट से जुड़ सकें, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम कैंपसेस में रोहित एक्ट लागू हो सके। The Savarna protest against UGC regulations on one hand and the movement for Rohit Act at HCU, JNU and other universities on the other is a fight over who belongs in the university. सदियों से ब्राह्मणों को मुफ्त ज़मीन दी जाती थी, जिससे उत्तर भारत में ब्राह्मदिया और दक्षिण भारत में अग्रहरम कहा जाता था। यहाँ वो अपने आश्रम खोल सकते थे और मनुस्मृति या वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा बांट सकते थे। इन आश्रमों में सवाल पूछने को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता था। इसके बजाय छात्र दिन रात श्लोक दोहराते ताकि एक एक शब्द रट सके। अग्रहम में शूद्र और अतिशूद्र का पैर रखना सख्त मना था। फिर जाकर 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिराव फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने पहली बार ऐसे स्कूल खोले जहां सभी जाति के बच्चे और साथ में सभी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सके। इस काम के लिए उन्हें अपने समाज और परिवार से बहिष्कार करा गया। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में उन पे खूब पत्थर कीचड़ फेंके गए, लेकिन दोनों डटे रहे और पुणे में 18 ऐसे स्कूल खोले। उनके लिए विद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ जाति के नियमों को तोड़कर एक नई पहचान हासिल की जा सकती है। There is a nationwide movement that is going on within the university admins where they are systematically undemocratizing the campuses. You don't see any elections in private universities. The kind of elections that take place in JNU, you won't see it anywhere else today. And public universities are also following the lead of these private universities, and they are making sure that we don't have any space to voice out our concerns, and there is no redressal mechanism. आज जब वंचित जातियों और समुदायों के छात्र विद्यालयों में आ रहे हैं, उसी वक्त यूनिवर्सिटीज़ को पब्लिक फंडिंग से वंचित किया जा रहा है। जातिवादी भेदभाव को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सवाल पूछने को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। On nation, against nationalism, against the idea of nation, where we can talk on caste, against caste, and the idea of Brahmanism, where we can talk and debate and conduct protest
protest against lynching of Dalits, Muslims and Adivasis on a daily basis by this Indian, by this particular governments which are being ruled by right-wing and fascist forces. And through these higher educational institutions, my dear friends, when we pass out of this higher educational institutions, it becomes our responsibility to take these ideas back into our households, back into our communities, back into our villages, back into our streets, and to educate all our masses on these ideas, on these policies of these governments which are ruining the future of our communities. 500 years ago, a bhakti sage from an untouchable caste, living in a world of agraharams, dreamt of a land without sorrow. Begumpura was a place with no pain, no property, no torture, and no hierarchies. Oh, my brother, I have come to take it as my own, my distant home where everything is right, where none are third or second, all are one, and they stroll through fabled palaces unchallenged. Sings Guru Raidas. This was the dream of Jyotirao and Savitribai Phule when they opened classrooms and liberated access to knowledge. It was the dream of Dr. B.R. Ambedkar, who considered the cultivation of mind as the ultimate aim of human existence. And it was the dream of Rohit Vemula, who saw man as a glorious thing made up of stardust, living from the shadows to the stars. ज्योत लाविली ससाऊ वण वामी पेटवीन ज्योत लाविली ससाऊ वण वामी पेटवीन तुझे शिल्प कोरलेस ते मी बोलके करीन साऊ पेटती मशाल साऊ आगती जलाल साऊ पेटती मशाल साऊ आगती जलाल साऊ शोषितांची ढाल साऊ मुक्तीचं पाऊ